देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा है और 75 साल हो गए हैं, इसलिए इसको कहते हैं अमृत महोत्सव है। और इस आज़ादी की यात्रा में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, बहुत सारी जर्नीज हमने देखी हैं, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है इक्विटी वेल्थ क्रिएशन का, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे लोगों ने तरक्की की है। उस तरक्की की यात्रा में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मदद की इक्विटी कल्चर को बढ़ाने में, आगे बढ़ने में मदद की और लोगों को संपन्न समृद्ध करने में बहुत मदद की है। आज ऐसे ही एक शख्स से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनका नाम है सुनील सिंघानिया। एबेकस एसेट के फाउंडर है और इन्होंने जिस तरीके से अपनी जर्नी शुरू की और यहाँ तक आए, उसको आज समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है सिंधी से आवाज की इस खास पेशकश में। तो जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि अमृत महोत्सव है ये, और इस अमृत महोत्सव में वेल्थ क्रिएशन की एक बड़ी जर्नी हम लेके चले हैं। आप अपना अनुभव हमारे साथ पहले छोटे में शेयर करिए कि किस तरीके से आपने इसको डेवलप होते हुए देखा। धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए, वेरी अप्रिशिएट। तो अगर आप भारत को देखें, आपने जैसे कहा है 75वां साल है इंडिपेंडेंस का। अगर आप भारत की भी अगर जर्नी देखते हो, 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला और 60 साल लगे हमको, 2007 तक हम $1 ट्रिलियन पहुंचे। अगला $1 ट्रिलियन को सिर्फ 8 साल लगा। तो जितनी वेल्थ हमने पहले 60 साल में बनाई, उतनी एज अ कंट्री हमने अगले 8 साल में बना दी। और उसके बाद वाला जो 1 ट्रिलियन है, उसको सिर्फ 6 साल लगे। तो आज 75 साल में हमने 0 से $3 ट्रिलियन तक का एक सफर तय किया है। और हर बार ये लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गया, अभी इसके बाद क्या, बट इकोनॉमी बढ़ती गई। तो जब जैसे मैंने मेरा करियर शुरू किया अर्ली 1990s में, तभी इकोनॉमी की साइज थी $250 बिलियन। आज हम $3 ट्रिलियन पे आ गए हैं। तो इकोनॉमी 10-12 गुना हो गई, बाजार 100 गुना हो गया। तब वो जर्नी में अगर आप बीएससी की इंडेक्स देखो और आज का इंडेक्स देखो, करीब करीब 100 गुना हो गया। तो आई थिंक पूरा देश एक फास्ट ग्रोथ ट्रैक पे आई थिंक चल रहा है। पहले हमारी ग्रोथ रेट 2-3% होती थी, फिर जो रिफॉर्म प्रोसेस हुए उसके बाद हमारी ग्रोथ रेट 6 से 8% लगातार चलती रही। और जो कंपाउंडिंग है वो हमने इकोनॉमी में भी देखी है, और जो भी इन्वेस्टर इंडिया पे पॉजिटिव रहा है और जो इन्वेस्ट कर मानी बना रहा है, उसकी वेल्थ तो और भी ज़्यादा कंपाउंडिंग हुई है। तो आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा है। लेकिन ये पास्ट टेंस है, फ्यूचर और भी अच्छा होगा। तो जब इस जर्नी की हम लोगों ने शुरुआत देखी, आप तो उसके गवाह थे और आपके हस्ताक्षर इस जर्नी में, तो पहले ये अमीर लोगों का या बहुत पैसे वाले लोगों का सेक्टर होता था कि इक्विटी के जरिए वो वेल्थ क्रिएट करें। लेकिन अब कुछ समय से, पिछले 1-8 डिकेड से हम कह सकते हैं कि बहुत तेजी से आम लोगों के बीच में ये पहुंचा है और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए, डायरेक्ट इक्विटी के जरिए, पीएमएस के जरिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये ट्रेंड आपको यहां से आगे और कैसे जाते हुए दिख रहा है? नहीं, आपने पहले सही कहा कि ये वेल्दी लोगों का बाजार था। उसका रीजन भी था। एक तो ये थोड़ा सा इसमें लॉन्ग टर्म सोचना भी पड़ता है और थोड़ा वॉलेटाइल होता है। मैं नहीं कहूंगा कि रिस्की होता है, बट वॉलेटाइल होता है। और उसके लिए आपको थोड़ी डिस्पोजेबल इनकम होनी चाहिए, जो आप हर साल, 2 साल, 3 साल के लिए आपको देखना नहीं पड़े उसको, जिसको आप 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वही अगर हम पीछे जाएं 90 के दशक में या अर्ली 2000 में, सेविंग्स बहुत ही कम होती थी लोगों की। और वो सेविंग्स है ना, हम ग्रो हो रहे थे तो लोगों को घर भी बनाना था, लोगों को गाड़ी भी लेनी थी। आई थिंक वो सब जरूरतें ज़्यादा बड़ी थी। उसके बाद में कोई डिस्पोजेबल सेविंग बचती नहीं थी। अभी जैसे जैसे इंडिया की सेविंग्स की रेट भी बढ़ी है और जैसे यंग लोग आए हैं जिनको अवेयरनेस भी है इक्विटी मार्केट के बारे में, और दूसरे जो एसेट क्लास हैं जैसे गोल्ड या रियल एस्टेट, पता चल गया लोगों को कि उसमें ज़्यादा रिटर्न कंसिस्टेंटली बनते नहीं है। तो एक एजुकेशन, इंक्रीज इन सेविंग्स, अवेयरनेस और लंबा जो सोचने का जो एक चेंज हुआ है, एक जो आदमी का जो कैरेक्टर है या माइंड है, आई थिंक सबको देखते हुए हम बहुत ही मैच्योरिटी की तरफ बाजार बढ़ रहा है। और आप देखिए लास्ट 1.5 साल में या 1 साल में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इतना माल बेचा, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर बेचे। आज इंडियन इन्वेस्टर को अपने देश पे कॉन्फिडेंस था, वो एसआईपी के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए उन्होंने पूरा का पूरा वो सेलिंग अब्जॉर्ब कर ली।
अब जब फॉरेनर इंडिया वापिस आएंगे तब इंडियन इन्वेस्टर्स पहली बार मुस्कुराएंगे। बल्कि आना शुरू हो गए, ऑलरेडी आना शुरू हो गया। अगर आप देखिए जुलाई के महीने में बदल गया थोड़ा। सर सुनिए सर, आपने तो मतलब छोटे इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, हर तरह के इन्वेस्टर्स से आपका एक्सपोजर रहा है। तो अभी आपने ये बात कही कि लोगों को ना पहले थोड़ा सा डर भी लगता था, और गोल्ड, रियल एस्टेट या फिक्स डिपॉजिट ही कर लिया, उसमें उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है, उसमें भले ही रिटर्न कम बने, उसको रोज सुबह उठ के नहीं देखते आज एफडी का रेट क्या है, लेकिन मार्केट में आएंगे तो उनको रोज सुबह उठ के, भले ही लॉन्ग टर्म के लिए सुबह उठ के शेयर बाजार देखना है। ये जो साइकोलॉजी है, इसको आप लोग कैसे डिकोड करते हैं? नहीं, ये भी आपने, हम हरदम ये कहते हैं ना, 100 रुपया अगर किसी के पास है तो सिर्फ 5 ही इक्विटी में है, 95 दूसरे एसेट क्लास में है। लेकिन वो 5% जो इक्विटी में है ना, उस पे 99% आदमी अपना समय देता है और बाकी 95% पे 1% देता है। जैसा आपने सही कहा, मैं आपको लिख के देता हूं, जो एफडी का इन्वेस्टर है उसको ये भी पता नहीं होगा कि उसको एफडी में ब्याज क्या मिल रहा है। सेविंग्स इंटरेस्ट में 2.75% इंटरेस्ट है, वो किसी को याद भी नहीं होगा, कोई नो वन बॉदर्स ऑल्सो। और जैसे रियल एस्टेट है, आप अपना घर का भाव थोड़ी रोज रोज निकालते हो, हर मिनट निकालते हो। तो इक्विटी इतना ट्रांसपेरेंट एक इन्वेस्टमेंट करने का जरिया है, ऑन अ सेकेंड टू सेकेंड आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो लोगों को थोड़ी थ्रिल भी है, थोड़ा एक ट्रांसपेरेंसी भी है, और उसको रहते हुए लोग आदत से मजबूर हैं और देखते ही देखते हैं, और देखना भी चाहिए। खाली एक ही चीज है, यू कांट रिएक्ट ऑन अ सेकेंड टू सेकेंड बेसिस। अच्छा ये बताइए, इस साल भर में डबल हो जाएगा क्या ये? तो हमसे ये कहते हैं भाई आप बताओ, ऐसा कहाँ आपने आज तक पैसा लगाया जो गारंटी से साल भर डबल हो जाए? इक्विटी में वो 5% है ना, वो हर साल डबल होना चाहिए, और जो बाकी 95% जो दूसरी जगह लगा हुआ है, उसकी रिटर्न आ रही है कि नहीं है, वो किसको पड़ी भी नहीं है और कोई ट्रैक भी नहीं करता है। करेक्ट। तो अब हम लोग थोड़ा सा फ्यूचर की बात करें। ये एक बहुत ही मजबूत बुनियाद पे खड़ा है। ये इसलिए भी मैं कह सकता हूँ कि अभी जो लेटेस्ट डेटा NSE पल्स का हमने देखा कि उस पर रिटेल इन्वेस्टर एकदम मजबूती से खड़ा, एक शेयर नहीं बेचे उसने। FII 0.5% बेच के चले गए, 2 क्वार्टर से लगातार बेचा, और म्यूचुअल फंड है उसको और बढ़ाया, तो वो भी रिटेल के थ्रू ही आया। तो ये दिखाता है कि बुनियाद तो बड़ी मजबूत है। अब यहाँ से आगे जाते हुए जो बाजार की समय स्थिति है, जो जियो पॉलिटिकल स्थिति है, अमेरिका में रोज सुबह उठ के आजकल लोग फेड की कमेंट्री सुनने लगे हैं बीपी बढ़ाने के लिए, तो इस पे आप कैसे समझाएंगे हमारे निवेशकों को? देखो, एक तो वर्ल्ड बहुत डायनेमिक है, दूसरा है ना, पहले न्यूज है ना 1 दिन 2 दिन बाद में लोगों के पास पहुंचती थी, और लोग फिर 1 हफ्ते बाद उस पर रिएक्ट करते थे। आजकल न्यूज हर सेकंड पहुंचती है, इतने न्यूज चैनल्स हैं, आप लोग भी एक्टिव रहते हो 24/7, फिर फर्स्ट ऑन वो भी होता है। दूसरा, आजकल जो न्यूज बनाता है वो ही ट्वीट कर देता है। तो ऑन अ मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड सबके पास वो न्यूज आती है, और वर्ल्ड भी डायनेमिक हो गया है। आज सब कंट्रियां ना इंटरकनेक्टेड है। कोई भी इवेंट कोई भी एक कंट्री में अगर होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्री में भी होता है। तो जैसा आपने कहा, अगर रशिया और यूक्रेन का कुछ हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो उसके वजह से सब कमोडिटी के भाव बढ़ गए, तो पूरी दुनिया वो इम्पैक्ट हुआ। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आया, इंटरेस्ट रेट सब जगह बढ़े। आज अगर डॉलर मजबूत होता है तो उसका इम्पैक्ट बाकी सब कंट्रियों को भी होता है। अभी ताइवान का एक नया सिलसिला चालू हो गया है, तो उसका भी एक डर है जो सबको इम्पैक्ट करेगा। तो आई थिंक ये जो इवेंट्स है, एक तो ज्यादा हो रहे हैं, प्लस वो हमें मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड हम उनके बारे में जानते हैं, और हमारा ह्यूमन नेचर है, जो हम जानेंगे उस पर रिएक्ट भी करेंगे। और सब लोग एक ही इवेंट पे एक ही डायरेक्शन में एक साथ रिएक्ट करते हैं। इसके लिए वॉलेटिलिटी इतनी ऊपर नीचे होती है। कुछ लोग कहते नहीं अभी लगा दो भाई, सही समय होता है। तो क्या कोई सही समय होता है, या इस समय भी बाजार लगा देना चाहिए पैसे? आपने सही कहा, टाइमिंग करना एकदम इम्पॉसिबल है। आप इसी साल का देख लीजिए, साल चालू हुआ बहुत ही ऑप्टिमिज्म से, फिर फरवरी एंड में रशिया का इशू हो गया, तो बाजार में करेक्शन आया। मई और जून बहुत ही खराब गए, और जून में लग रहा था बाजार अभी और गिरेगा, और ऐसा यू टर्न मारा कि 1 महीने में ही सेंसेक्स 6-7 हज़ार पॉइंट बढ़ गया, निफ्टी 2000 पॉइंट बढ़ गया। तो बहुत डिफिकल्ट है ये, और ये हमें मानना चाहिए। आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सिप्स के से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आप हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते जाओ, उससे अपने आप ही आपका ऊपर नीचे जो बाजार है वो एक स्मूदन हो जाएगा।
जहां तक मेरी एडवाइस रहेगी, मैं तो देखो इटरनल ऑप्टिमिस्ट हूं, और मेरा ये मानना है कि जिसको लग रहा है, जो भी इन्वेस्टर को लगता है कि कल आज से बेटर होगा, उसी को इक्विटी में डालना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं कल आज से खराब होगा, तो आप प्लीज इक्विटी में मत डालिए पैसा। और अगर आपको ये लगता है और आपका अगर होराइजन 5-7 साल का है, तो आप 2% नीचे या 5% ऊपर डालोगे, उससे कुछ आपका फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारी स्टडीज हैं जिसमें बताया गया कि अगर आपने 10 अच्छे दिन भी मिस कर दिए बाजार में, तो आपका रिटर्न है ना 12-13% कंपाउंडिंग से 3 या 4% कंपाउंडिंग हो जाता है। तो आई थिंक ये हमें सीखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। जैसे लास्ट 1 महीना जिसने मिस कर दिया, उसका ऑलमोस्ट 6-8 महीने का रिटर्न चला गया, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मेरा तो ये मानना रहेगा कि अगर आपका 5 साल का व्यू है, तो एनी टाइम इज गुड टाइम। और अगर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, तो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जिसमें 3-4 महीने के एवरेज में आपने डाल दिया, वो आप अपनाइए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक से वापस आएंगे तो सुनील सर से ये बातचीत होगी कि कौन से सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए, कौन सी डिसरप्शन की थीम आ रही है, क्या नया आइडिया है इस मौके पर जहां पे ध्यान रखना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद।